अपनी बीमार जीएफ के लिए मैं दिन रात काम करता रहा। मैं बहुत ज़्यादा पैसे जोड़ना चाहता था ताकि उसकी सर्जरी करवा सकूं। एक दिन मेरे घर के बाहर बहुत सी गाड़ियां आ जाती हैं, तो तभी मुझे ये मालूम होता है कि मेरी वो जीएफ एक बीजिंग की वेल्थी फैमिली की इलिजिमेट डॉटर है। जाते वक्त वो जितना अपने साथ ले जा सकती थी वो ले जाती है। इवन वो मेरे रूममेट को भी लेकर चली गई थी, लेकिन मुझे वहीं छोड़ देती है। जब एक रिपोर्टर शेयर से पूछता है कि मैं कौन हूँ, तो वो यही बताती है कि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो मैं सिर्फ उसका ख्याल रखने के लिए रखा गया था। उसके बाद से हर कोई उसे जानने लग गया था। वो एक रिच ब्यूटी बन गई थी। मुझे उसने अकेला छोड़ दिया और मैं फिर उसकी नेमेसिस के साथ शादी कर लेता हूँ। और शादी वाले रात ही रिजिया बंदों को भेजती है और मुझे किडनैप कर लेती है। वो मुझसे पूछती है कि मैंने उस अगली से शादी क्यों की। तो मैं उसे बताता हूँ तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसने मेरे से अच्छे से बात की, मुझे अच्छे से ट्रीट किया, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। शिया मेरी तरफ देखती है और कहती है तो तुम में बहुत एटीट्यूड है। मैं कहता हूँ कि हाँ। जिस दिन शिया की फैमिली उसे लेने के लिए आई थी, मीडिया वाले लोग मौजूद थे। मैं जब अपनी बारबेक्यू की रेडी लेकर जा रहा था तो मुझे ले जाने की जगह नहीं मिल रही थी। मेरा नेबर चैन मुझे देखता है, मेरे पास आता है और मेरे कंधे के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता है कि तुम बहुत लकी हो जिंग चैन। तुम्हारी जीएफ शिया फैमिली की लिटिल प्रिंसेस है। ओल्ड मैन शिया ने उसे पिक करने के लिए किसी को भेजा है। तुम अब उसके साथ जाओगे और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हो। तभी फिर मैं शिया को देखता हूँ जो कि अब बिल्डिंग से नीचे आई थी। उसके इर्द गिर्द काफ़ी लोग इकट्ठा थे। मैंने कभी भी शिया को इस तरह नहीं देखा था। उसने नया लेटेस्ट ड्रेस पहना हुआ था। अब उसका फिगर साफ दिखाई दे रहा था, काफ़ी ग्रेसफुल था। वो एक नोबल दिख रही थी। वो ऐसे दिख रही थी जैसे अभी अभी ड्रामा से कोई रिच ब्यूटी बाहर आई हो। उसी के पास हमारा रूममेट जी बोदा खड़ा था। शिया की नज़र मेरे ऊपर पड़ती है तो इस दफ़ा मैं देख पा रहा था कि उसकी आंखें पहले से तरह नहीं थी। वो मुझे अजीब ही नज़रों से देख रही थी, जैसा कि वो हायर पोजीशन पर हो और मैं किसी लोअर पोजीशन पर हूँ। फिर एक रिपोर्टर उससे पूछता है कि मिस शिया, ये जो बंदा आपके बगल में खड़ा है, इसका और आपका रिश्ता क्या है? तो शिया फिर उस रिपोर्टर को जवाब देते हुए कहती है कि मैं एक केयर गिवर हूँ जो उसकी हिफाजत कर रहा था, उसका ख्याल रख रहा था। मेरे पड़ोसी ये सुनते ही गॉसिप्स करने लग जाते हैं, क्योंकि वो मुझे देखते थे कि मैं शिया के साथ टाइम स्पेंड करता था। इवन हम एक्सरसाइज भी इकट्ठे किया करते थे। उन्हें तो लगता था कि वो मेरी जीएफ है। और थोड़ी ही देर में हर कोई फिर मजाक भरी नज़रों से मेरी तरफ देखता है। मैं तो सटान नहीं रह गया था। फिर मैं अपने $20 शूज़ को देखता हूँ और मुझे पता चल जाता है कि मेरी वो हालत नहीं है। उन लोगों का मेरी तरफ ऐसे देखता बनता भी है। मैं उस वक्त एक केयर गिवर की तरह ही दिख रहा था, लेकिन मैंने शिया का 5 साल तक ख्याल रखा। अगर वो मुझे अपना नेबर कहती तो मुझे इतना एम्बैरेस्ड फील ना होता। मैं जैसे ही फिर उसकी गाड़ी के दरवाजे तक जाता हूँ, तो शिया गाड़ी का दरवाज़ा ओपन करती है और जी बोदा को अंदर बिठा लेती है और मेरी तरफ देखते हुए कहती है कि मैंने इतने अरसे से उसका ख्याल रखा, क्या मेरी कोई विश है? अगर तुम्हारी विश को पूरा कर सकी तो ज़रूर पूरा करूँगी। चैन वुई मुझे कहता है कि जल्दी से तुम अपने लिए विश मांग लो, यही तुम्हारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तुम इसे कहो कि तुम्हें भी साथ लेकर जाए। लेकिन मैं मोशनलेस खड़ा रहता हूँ। मेरे हाथ में मेडिसिन का बैग था और मैं उसे कहता हूँ कि अब तुम्हारी टर्मिनल इलनेस ख़त्म हो गई है, तो मैंने तुम्हारी मेडिसिन पर जितना भी खर्चा किया है तुम वो पैसे मुझे लौटा दो। तुम्हारे कुछ लिविंग एक्सपेंसिव भी हैं, तो टोटल मिल के लगभग 6 लाख बनते हैं। और मैंने ये कैलकुलेशन सोच समझ कर की थी, अपने फ़ोन का भी इसमें यूज़ किया था। कि तभी लोग ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाते हैं। उन्हें यही लगने लग जाता है कि शिया के स्टेटस के बंदे के पास 6 लाख होना इतनी कोई बुरी बात नहीं है। खैर इसी के साथ ही मुझे चेक दे दिया जाता है। उसमें 6 लाख पूरे थे, मतलब जितने मेरी कैलकुलेशन थी उससे 2,000 ज़्यादा। जी बोदा जो कि उसी के पास बैठा था मुझे कहता है कि जिंग चैन जी शियान बहुत जेनरस है। तुम मुझसे जितने पैसे मांगते वो तुम्हें दे देती। तुम्हें अब से पता होना चाहिए कि उसकी दुनिया अलग है और तुम्हारी अलग। और मैं नहीं चाहता कि तुम शिया की कोई भी बदतरीफ़ी करो किसी के सामने। शिया भी मेरी तरफ देखती है और कहती है कि मैं किसी को भी ना बताऊं कि हम दोनों रिश्ते में थे। मैं समझ गया, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि मीडिया के लोग मौजूद थे और अगर उन्हें ये बात पता चल जाती तो हर तरफ गॉसिप फैल जाते। तो मैं उसे तसल्ली दिलाता हूँ कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊँगा।
वैसे भी एक हार्टलेस गर्लफ्रेंड के बारे में कौन किसी को बताएगा। उसके जाने के बाद हर कोई चला जाता है और मेरा पड़ोसी मेरे पास आता है और कहता है, तुम तो सच में स्टूपिड हो, तुम्हें बस सिर्फ 6 लाख मांगे, इससे तो तुम एक घर तक नहीं खरीद पाओगे। मैं उसकी तरफ पेल फेस से देखता हूँ। मैंने बस उसके ऊपर सिर्फ इतना ही खर्चा किया था। उससे प्यार करना मेरी चॉइस थी, उसका ख्याल रखना भी मेरी ही चॉइस थी। ये मैं मानता हूँ कि मैंने गलत बंदे से प्यार किया। खैर चैन वो भी अब बेचारा क्या करता, वो बस मुझे फुलिश कहता है और बढ़ जाता है। जब मैं घर वापस आता हूँ तो देखता हूँ कि शिया की बिलोंगिंग्स वहाँ नहीं है, इंक्लूडिंग जी बोदा की भी चीज़ें जा चुकी थीं। अब ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आंधी आई हुई हो और पीछे मैस छोड़ कर गई हुई हो। किसी ने भी क्लीन अप करने की कोशिश न की। मैं रात भर स्टाल लगाता था, उसके बावजूद भी सुबह सुबह मैं शिया को देखने जाता था ताकि उसकी मेडिसिन का ख्याल रख सकूं। मैं बहुत थक गया था तो सोफे के ऊपर लेट जाता हूँ, तो तभी स्ट्रे कैट पर मेरी नज़र पड़ती है जो मैंने रोड साइड से उठाई थी। मैं फिर उसे बांध देता हूँ और घर की चीज़ों को संभालने की कोशिश करता हूँ। और उस रात फिर से मैं स्टाल लगाता हूँ। अब शिया मेरे साथ नहीं थी तो मेरे एक्सपेंसिव लो थे। उसने जो मुझे 6 लाख दिए थे और मेरी जो स्पेंडिंग अवेलेबिलिटी थी उसको इस्तेमाल करके मैं इसे 20 साल तक इसमें गुजारा कर सकता था। लेकिन मैं और पैसे इकट्ठे करके अपने लिए घर बनाना चाहता था ताकि मेरा भी अपना घर हो। और जो स्नैक्स स्ट्रीट मेरी यूनिवर्सिटी टाउन के बाहर है वो मेरे बारबेक्यू स्टॉल के बिजनेस के लिए बेस्ट रहेगी। यंग कॉलेज स्टूडेंट्स मुझे पसंद करते थे। एक दिन फिर एक स्टाइलिश ड्रेस्ड वुमन सडनली अपेयर होती है, वो भी मेरे स्टॉल के पास। मेरे बॉस ने ऑर्डर किया है, तुम 5 स्क्वायर्स ऑफ लैम्प 10 स्क्वायर्स ऑफ लैम्प किडनीस दे दो। मैं सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट्स को ही सर्व करता था। अब पहली दफ़ा मैं किसी रिच बंदी को सर्व करने वाला था जो कि किसी वेल्दी फैमिली से बिलोंग कर रही थी। मैं बस उसे थोड़ी देर तक देखता हूँ तो पता चल जाता है कि उसका फिगर भी ग्रेट है और वो 170 सेंटीमीटर तौल थी। उसकी यूरोपियन और अमेरिकन मिक्स्ड लुक थी। तभी फिर मैं गाड़ी को भी देखता हूँ जिसमें एक बंदा उसी का वेट कर रहा था। तो ये सब कुछ देखते ही मुझे तो नॉवल की याद आ जाती है जिसमें एक रिच लड़की किसी स्टार से प्यार करने लग जाए। हम ये सब कुछ याद करते ही मैं स्माइल करने लग जाता हूँ। मैं फिर उससे पूछता हूँ कि तुम यहीं खाओगे या फिर अपने साथ ले जाओगे। लेकिन मुझे बाद में मैं पता चल गया था कि वो साथ लेकर जाएगी तो मैं उसके लिए पैक कर देता हूँ। वो फिर कहती है कि मैं इधर ही बैठ के कुछ चीज़ खा लूँगी और 300 युआन की वो मेरे से खाना खाती है। मैं उस खाने को पकाता हूँ, उसे सर्व करता हूँ और तब तक मुझे पसीना भी आ गया था। हम दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं और वो मुझसे यही पूछती है कि ये कुकिंग मैंने कहाँ से सीखी। तो मैं उसे बता देता हूँ कि मेरा एक उस्ताद था, उसने ये सब कुछ मुझे सिखाया। फिर वो अपना कार्ड निकालती है और चाहती है कि अगर कोई भी उससे डिस्कस करना हो तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। मैं फिर उससे बिजनेस कार्ड लेता हूँ तो उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था लियो। वो एचडी ग्रुप की प्रेसिडेंट थी। हम दोनों बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो वो मुझे 1 लाख की सैलरी ऑफर करती है। मैं भला कैसे मना कर सकता था, तो मैं इस ऑफर को फौरन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। आप लोगों को भी ये समझना चाहिए कि अगर मुझे इस सिटी में एक घर खरीदना है तो उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। और अगर मैं थोड़े पैसे इकट्ठे करता रहा तो इसमें मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भी अपना घर नहीं खरीद पाऊंगा। फिर मैं जब मिलने के लिए उसके घर जाता हूँ तो वो खुद पर्सनली दरवाज़ा ओपन करती है। वो फिर आगे की चलने लग जाती है और पीछे पीछे मैं उसे फॉलो करने लग जाता हूँ। वो घर बहुत बड़ा था, मुझे तकरीबन 6 से 7 मिनट लग जाते हैं उसके पीछे चलते चलते, तब जाकर लिविंग रूम में पहुँचते हैं। मैं इधर उधर की चीज़ों को देख रहा था ताकि पता लगा सकूं ये कोई स्कैमर तो नहीं है, कि तभी उसकी बैग में मेरी दोस्त जाकर लगती है और मैं फौरन उनसे माफ़ी मांगता हूँ। मैं ये जानबूझ के नहीं करना चाहता था। वो मेरी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें लगता है कि मैं कोई स्कैमर हूँ? तो मैं कहता हूँ, हाँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता? लियो को इस पर गुस्सा आता है और उसे गुस्से में हंसती है, फिर अपना हाथ बढ़ाती है। मुझे ऐसा लगा था कि उस हाथ से शायद मुझे हिट करे और मुझे कहती है कि तुम मुझे मिस लियो मत कहो, और वो अपने आप को रोकने की कोशिश करती है। तुम ज़रा गौर से मुझे तो देखो, क्या तुम मुझे नहीं पहचान पा रहे? नहीं, मैं तुम्हें नहीं पहचान पा रहा। तुम्हें पता है कि मैं एक बारबेक्यू वेंडरर हूँ। भला तुम जैसे बंदों से मेरा क्या वास्ता?
और उसकी ये बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसने किसी और बंदे को ही मुझे समझ लिया है। भला 1 लाख की जॉब ये मुझे कैसे ऑफर करती? उसे लग रहा होगा कि शायद मैं उसके बचपन का कोई दोस्त हूँ। मैं अभी भी हैरान खड़ा था, तो वो भी ये बात नोटिस कर लेती है और मुस्कुराने लग जाती है। फिर इसी के साथ ही उसने मुझे पीछे दीवार के साथ लगा दिया था और ये कहती है, तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना जिंग चैन। अब वो मेरे क्लोज थी और मुझे कहती है, क्या तुम अभी भागना चाहोगे? मैं उस वक्त नहीं भाग सकता था। इतने खुद को क्लोज देखते साथ मेरी तो हार्ट बीट ही तेज हो जाती है। लेकिन एक्चुअली शिया से पहले मेरी एक जीएफ थी। ये तकरीबन 17 ईयर की बात है। एक ट्रांसफर स्टूडेंट आई थी जिसका नाम जियांग था और उसके चेहरे के ऊपर बड़े बड़े स्कार्स थे। मेरे बाकी के क्लासमेट्स उससे डरते थे। जब वो कैफेटेरिया में जाती थी कोई भी उसके साथ नहीं बैठता था। उसकी पीठ पीछे हर कोई उसे अगली कहता था। उसकी फिर डेस्क मेट रिक्वेस्ट करती है कि सीट को चेंज किया जाए। उसके चेहरे को देखकर नाइटमेयर्स आते हैं। टीचर भी हेल्पलेस था और वो फिर पूछता है कि कोई इसके साथ बैठना चाहेगा और मैं फिर उसके साथ बैठ जाता हूँ। जब बाकी क्लास को इसके बारे में पता चलता है तो वो तो मेरे ऊपर हंसने लग जाते हैं। मैं उन दिनों अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहता था। उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, अभी भी जिंदा थी। मैं उस वक्त कचरे से बोतलें उठाया करता था। मेरे क्लासमेट्स मुझे नीचे दिखाया करते थे। मैं टेबल पर हमेशा अकेले बैठता था। मेरे टीचर मेरी सिचुएशन को समझ गए थे। वो मेरे क्लासमेट्स को कहते थे कि मुझे मोक मत करें। लेकिन आपको तो पता ही है कि ये जो गरीबी और गैम्बलिंग है ना, कभी चेंज नहीं हो सकती। उन लोगों ने मुझे नाम दिया था लिटिल ट्रैश का। ये सारे सवाल मेरे ज़हन में चल रहे थे। तभी मैं इनको इग्नोर करते हुए जियांग के पास जाता हूँ और कहता हूँ, क्या मैं तुम्हारा डेस्कमेट बन सकता हूँ? मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है वो मुझे इग्नोर करे क्योंकि मेरे से स्मेल आ रही होगी। लेकिन वो कुछ नहीं कहती और मैं उसी के पास बैठ जाता हूँ। वो एक लायक लड़की थी, मेरी भी पेपर में मदद करती थी। मैं जोंगजी जो ग्रैंड मदर बनाती थी उसके लिए लेकर आता था। और इसी के साथ जब भी कोई उसे हैरास करने की कोशिश करता था तो मैं बेसबॉल बैट उठाकर उनके साथ फाइट करता था। मेरे पास जब पैसे नहीं होते थे तो तभी वो पॉकेट मनी को मेरे से शेयर करती थी। ये सीनियर ईयर की बात है कि जब वो मुझसे कहती है कि हम दोनों को सेम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए और हम मिलकर पढ़ेंगे। मैं उसकी इस कन्फेशन को एक्सेप्ट करता हूँ और अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि उसी यूनिवर्सिटी में जाऊँ। मैं 5 स्टार होटल में काम करता था। तभी जियांग की फैमिली के साथ मेरा इनकाउंटर हो जाता है। मैंने देखा कि एक हैंडसम लड़का उसके पास बैठा है। मैंने फिर उन लोगों की बातें सुनी कि वो लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि जियांग के इलाज के लिए उसे अब्रॉड भेजा जाएगा और वो पेरेंट्स ये भी डिस्कस कर रहे थे उस लड़के के साथ उसकी एंगेजमेंट की जाएगी। मुझे उस वक्त इन्फीरियर फील होता है। घर वापस जाने के बाद मैं जियांग को लेटर भेजता हूँ कि मुझे किसी और से प्यार हो गया है, चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। और उसके बाद मैं उसे ब्लॉक कर देता हूँ। अब किसी को नहीं पता था कि मैंने किस यूनिवर्सिटी को अटेंड किया। जियांग की खबर भी मेरे तक नहीं पहुंची थी। लियो फिर कहते हैं कि अगर ये शिया की न्यूज़ ना आती, रिपोर्टर्स ना होते तो मुझे कभी भी पता ना चलता कि तुम कहाँ हो। लियो ये सब कुछ गुस्से में कह रही थी। और तुमने कहा था कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो क्या वो शिया है? तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर मुझे नहीं लग रहा कि तुमने कभी उससे सच्चा प्यार किया और ये तो ब्रेकअप की वजह कभी भी नहीं हो सकती। ये सब सुनते ही मुझे तो अजीब फील होता है। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसकी ग्रिप को से खुद को छुड़वा सकूं। मैंने तुम्हें पहले कहा ना कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता था। लियो को गुस्सा आता है और वो कहती है, क्या मैं तुम्हारी कोई पेट थी? तुमने बस कहा ब्रेकअप और ब्रेकअप हो गया। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की कि तभी विला का मेन डोर ओपन होता है और एक हैंडसम बंदा सूट पहनकर अंदर आता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी फेरी टेल से प्रिंस आया हो। वो बंदा बहुत हैंडसम था। मैं भी फिर उसे पहचान लेता हूँ। ये वही लड़का था जिसे मैंने लियो रिवियान के साथ प्राइवेट रूम में देखा था। लेकिन इनके पेरेंट्स तो इनकी एंगेजमेंट की बात कर रहे थे। लियो का अगर ऑलरेडी फैंसी है तो वो फिर मुझे इसमें क्यों घसीट रही है? लियो कहती है कि मैं कोई इजीली बुली करने वाली लड़की हूँ। तोंग जिंगचैन तुम्हें क्या लगता है? कि तभी वो लड़का बोलता है, सिस्टर यैन तुमने फाइनली तोंग को ढूंढ लिया। उसमें काफ़ी एक्साइटमेंट थी। और फिर वो मुझसे पूछता है कि इसका लियो रियान के साथ क्या रिश्ता है। लियो रियान फिर बताती है शिया ज़ीचुआन जो कि शिया फैमिली का ही मास्टर है। और इससे पहले कि लियू अपनी कोई बात ख़त्म करती कि शिया ज़ीचुआन मेरे पास आता है और फिर मेरे हाथ को अपने हाथ के साथ मिलाते हुए कहता है, मैं जानता था, क्या तुम यैन के बॉयफ्रेंड हो? मैं तो स्टन नहीं रह गया। क्या लियो रियान ने सभी को बता दिया था कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ? खैर फिर हम दोनों में काफ़ी देर तक बातें होती रहती हैं। फिर एंड पे वो मेरा मजाक उड़ाने लग जाता है और कहता है कि देखो लियो कितनी खूबसूरत है और तुमसे अभी भी वेंडर की स्मेल आ रही है। मैं उसे हाथ छुड़ाने की कोशिश करता हूँ तो वो नीचे गिर जाता है। मुझे ऐसा लगा था कि मुझे इसके लिए ब्लेम किया जाएगा।
लेकिन लियो इसके लिए मुझे ब्लेम नहीं करती बल्कि उसे ही ब्लेम करने लग जाती है। वो अभी भी नीचे पड़ा था कि लियो फिर मुझे अपने घर की सैर करवाने लग जाती है। वो घर बहुत बड़ा था, लोग इधर-उधर अपने-अपने कामों में मसरूफ़ थे। लेकिन कोई भी मेरे ऊपर फ़ोकस नहीं करता, ऐसा समझो उनके लिए मैं था ही नहीं। लियो फिर मेरे लिए गिलास में पानी डालती है और फिर बैठने का कहती है। वो ये भी कहती है कि जिंग चैन ने मुझे मैसेज सेंड किया था और उसने मुझे बताया था कि तुम किसी और के प्यार में नहीं पड़े, तुमने झूठ बोला। हाँ, उस वक्त मैंने झूठ बोला था, लेकिन उसके बाद मुझे किसी और से प्यार हो गया था। वो शिया ज़ीनयान थी, उसने खुद मुझे अप्रोच किया, लेकिन मैंने 5 सालों तक उसका ख़्याल रखा। तो इस वजह से मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स भी आ गईं। जो कुछ भी मैंने किया था उसको लेकर मैंने डिनाई नहीं किया, लेकिन मैं गलत था। शिया ज़ीशुआन ज़िया ज़ीनयान के हाफ़ ब्रदर था और लियो रुआन उससे अभी तक एंगेज नहीं हुई थी। अभी तक सिर्फ वन साइडेड ही चल रहा था। लियो और शिया फैमिलीज़ चाहती थी कि ये दोनों आपस में शादी करें, लेकिन इन दोनों की आपस में नहीं बनती थी। मैं फिर उसके बाद लियो के घर रहता हूँ एक प्राइवेट शेफ़ के तौर पर। उसने मुझे एक कमरा भी दिया था जो कि उसी के रूम के पास था। मैं उस वक़्त स्पीचलेस था। जब मैं अपने रूम में एंटर होता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उस बिग बेड पे कोई भी ब्लैंकेट्स नहीं है। तो मुझे बटलर को ढूँढना था और उससे ये सब कुछ पूछना था। तो मेरे पूछने पर वो मुझे यही बताता है कि सब कुछ यंग लेडी ने पर्सनली मेरे लिए अरेंज किया है। इसमें उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर तुम्हें कुछ पूछना ही है तो तुम जाकर यंग लेडी से पूछो ना। मैं फिर हिम्मत करता हूँ और लियो रुयान के कमरे के बाहर उसके दरवाजे पर नॉकअप करता हूँ, तो वो कहती है कि अंदर आ जाओ। जब मैं अंदर जाता हूँ तो देखता हूँ कि लियो रुयान अंदर नहीं थी, लेकिन वॉशरूम से पानी की आवाज़ आ रही थी। तो मैं कहता हूँ कि बाद में आ जाऊँगा। कि तभी फिर अंदर से आवाज़ आती है, 1 मिनट रुको। दरवाज़ा ओपन होता है तो लियो बाहर आती है। उसने पजामास पहने हुए थे, बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रही थी। मैं उसे थोड़ी देर तक घूर के देखता रहता हूँ। ऐसा नहीं था कि मैं कोई लीच था, लेकिन फिर भी उसका फिगर ही ऐसा था। और उसकी खूबसूरत थी, लंबी सी टांगें भी दिखाई दे रही थीं। उसकी वेस्ट स्लिम थी और उसमें जेनरसपन था। मैंने काफ़ी अरसे से इस लड़की को नहीं देखा था, तो इसलिए मेरे नोज़ से ब्लीड आने लग जाता है। तो वो मुझे बिठाती है और कहती है ज़रा ऊपर देखो। फिर वो कुछ टिश्यूज़ का यूज़ करके मेरी नोज़ ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करती है और उसी के साथ मुझे ये भी कहती है कि मैं इतना यूज़लेस कैसे हूँ? मैं तो शिया के साथ 5 साल तक रुका था ना, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं देखा क्या? तो मैं फिर उसे जवाब देता हूँ कि इन 5 सालों में उसने कभी भी मुझे खुद को टच नहीं करने दिया। ये कितनी मज़े की बात है कि उसने खुद मुझे अप्रोच किया, लेकिन मुझे ऐसे ट्रीट करती थी जैसे मैं कोई चोर हूँ। जब वो बीमार थी, तो मैं चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश क्यों ना करूँ, वो हमेशा कोल्डली ही पेश आती थी। लेकिन वो मेरे दूसरे रूममेट जी बोदा के साथ अच्छे से पेश आती थी। वो एक गुड लुकिंग बंदा था और वो लग्ज़री कार डीलरशिप में सेल्स पर्सन के तौर पर काम करता था। रात को शिया मुझे मैसेज करती थी, वो मेरे से चीज़ें मँगवाया करती थी। बाद में मुझे पता चलता कि वो चीज़ें मेरे से मँगवाती थी, लेकिन वो दे शिया को देती थी। जी बोदा के सोशल मीडिया पर मैंने देखा तो मुझे पता चल गया कि मेरा मिसयूज़ हो रहा है। मुझे ये सब देखकर बहुत गुस्सा आया। जब मैं रात को वापस गया तो देखता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे की बाहों में खेल रहे थे। तो मैं जिया बोदा को दूर करता हूँ और शिया से सवाल पूछता हूँ कि तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो? जब मैं तुम्हें टच करता हूँ तो तुम अवॉइड करने की कोशिश करती हो। लेकिन जी बोदा के साथ तुम तो बहुत ज़्यादा चिपकी हुई हो। तुम्हारा यहाँ बॉयफ्रेंड कौन है? शिया फिर अपनी नोज़ को कवर करते हुए कहती है, तुम जब भी वापस आते हो तो तुमसे ऑयल एंड स्मोक की स्मेल आती है। तुम्हारे पास रहने में भी डिस्गस्टिंग फील होता है। जी बोधा भी फिर बीच में बोलते हुए कहता है कि जिंग चैन, मैं जो समझ रहा हूँ वो गलत है। वो मेरी बहन की तरह है, मैं उसे उसी तरह ट्रीट करता हूँ। और उसकी अगली सुबह ही मैं शावर ले रहा था, काम पर जाने का नहीं सोचता। शिया का मैसेज आता है कि उसे 7,000 रुपये चाहिए। मैं उसे 7,000 सेंड नहीं करता, तो वो दोबारा मुझे मैसेज करती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर बर्डन हो, तुम मेरा और ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहते। चलो ऐसा ही है तो फिर मैं मर जाती हूँ। और जब मैं वापस जाता हूँ तो देखता हूँ कि शिया फैमिली के लोग उसे पिकअप करने के लिए आए हैं। रीज़न सिंपल सी थी कि शिया मिंगजी की डेथ हो गई थी क्योंकि उसे बोन कैंसर था। शिया जीशुआन निकम्मा था, उससे बिजनेस नहीं संभाला जाना था। अब शिया जी नियान ही उस फैमिली की लास्ट होप थी। जब ये सारी बातें मैं लियो को बता रहा था तो उसे लगा होगा कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ, शायद वो मेरे ऊपर हंसे भी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती बल्कि मुझे हग कर लेती है। फिर वो मुझे कहती है कि अपने पास्ट की लाइफ के बारे में उसे बताऊं कि इन सालों मैंने क्या किया। मैंने कुछ खास नहीं किया। मैं अपने मेजर को चेंज करके रोंगचंग चला गया और उधर ही मेरी मुलाकात शिया से हुई थी। उसकी फैमिली गरीब सी थी, उन्हें मंथली 700 पर गुजारा करना होता था। मैं फिर उसकी मदद करता रहा जितना हो सकता था। मैंने काम किया, ग्रैंड मदर के पैसे लिए, उनकी सेविंग्स का यूज़ किया।
मेरे पेरेंट्स ने मुझे अबंडन कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि मेरे माँ-बाप कौन हैं। ग्रैंडमदर ने मुझे अडॉप्ट किया था, उन्होंने मेरा ख़्याल रखा। उनका एक्सीडेंट हो गया और उसी के साथ उनकी भी डेथ हो गई। जब मुझे ये खबर मिली थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर आसमान टूट गया हो। और उस वक़्त शिया ने मेरी ग्रैंडमदर के फ्यूनरल में मेरी मदद की थी और उसने ही मुझे इस सब के लिए एनकरेज किया था। मैं भी बीमार हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और उसने मेरा ख़्याल रखा जितना हो सकता था। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेकिन फिर उसका एक्सीडेंट हुआ और उसने मुझे बताया कि वो बीमार हो गई है। मुझे उस वक़्त बहुत डर लगा था। ग्रैंडमा को मैं खो चुका था, उसे नहीं खोना चाहता था। इसलिए जितना काम कर सकता था मैंने वो सब काम किए ताकि और ज़्यादा पैसे जोड़ सकूँ उसके इलाज के लिए। लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा देर तक ऐसे ही नहीं चलता रहा। जी बोधा आ गया, वो स्मार्ट था, गुड लुकिंग था। मैं रात भर काम करता था लेकिन वो फैशनेबल बनता था और उसकी जी बोधा के साथ बनने लग गई। मेरे नेबर ने कहा था कि शिया अब थोड़ा बहुत काम कर सकती है, उसे कहीं जॉब पर लगवाओ ना, थोड़े बहुत तो पैसे कमा ही लेगी, उसके इलाज में काम आएंगे। वो मेरा दोस्त ये समझाता है कि जी बोधा के साथ उसका रिश्ता अच्छा नहीं लग रहा। मुझे डर था कि अगर वो काम करेगी तो इससे और ज़्यादा बीमार हो जाएगी। तभी मेरा दोस्त कहता है कि जब भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उसे कॉल करके हेल्प ले सकता हूँ। मैं भी फिर आगे से बहाने बनाते रहता हूँ। एक दफ़ा मुझे ज़रूरत पड़ी थी, मैंने 12 बार उसे कॉल की लेकिन उसने मेरी कोई हेल्प नहीं की। वो जी बोतों को गिफ्ट वगैरह भी देती रहती थी। मुझे पहले इसके बारे में नहीं पता था। मैं वीडियो स्क्रॉलिंग कर रहा था तो उनकी एक वीडियो देखी थी और एक दफ़ा एक रेस्टोरेंट में एक लड़की के साथ पंगा हो गया। वो मुझे पुलिस स्टेशन ले गई और जिया मुझे बचाने के लिए आई। वो शर्मिंदगी फील कर रही थी। इवन जी बोधा ने भी मुझे देखा तो उसने कहा कि आजकल लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स होते हैं, मैं किसी भी लड़की से पंगा मत लूँ। वैसे भी मेरे से स्मेल आती है तो मेरे साथ कौन ही रहना चाहेगी। ये सब सुनते शिया का फेस तो पेल पड़ जाता है और मुझे यही कहती है कि मुझे अब जल्दी से नहा लेना चाहिए। उस वक़्त मैंने शिया में चेंजेस फ़ील की थी। वो अब वैसी नहीं थी जैसे वो कॉलेज में थी। वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती थी, लेकिन अब वो मुकम्मल तौर पर चेंज हो चुकी थी। मैं तो जैसे रोने ही लग गया था, तभी वो मेरे आंसू साफ़ करती है और लियो मुझे यही कहती है कि मैंने हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश की। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, तब भी अपनी ग्रैंडमदर की ट्रैश पिक करने में मदद करता था और ऊपर से तुमने अपनी जीएफ की ट्रीटमेंट के लिए एक स्टॉल लगाया ताकि पैसे कमा सको, उसका इलाज कर सको। वो इडियट शिया थी जो तुम्हारे टैलेंट को नहीं पहचान पाई। एक दिन उसे ज़रूर महसूस होगा और उसे अपने इन सारी बातों पर पछतावा होगा। और ये पहली दफ़ा था जब मुझे किसी ने ब्रिलियंट कहा था और मुझे ब्रिलियंट कहने वाली भी मेरी एक्स ही थी। मैं भी नहीं रुक सकता और फिर उसे कहता हूँ कि तुम जियांग मैन से लियो रिवियान कब बन गई। तो वो ये कहती है कि जब मेरे पेरेंट्स में डिवोर्स हुआ था मैं मॉम के साथ रहती थी, उस वक्त मेरा नाम और था और फिर जब मैं लियो फैमिली में वापस आती हूँ तो मेरा नाम और रख दिया जाता है। मैं फिर रुक नहीं पाता, उसके फेस को टच करता हूँ क्योंकि उसने सर्जरीज़ करवाई थी और फिर इसी के साथ ही मैं 1 महीने तक उनके घर काम करता रहता हूँ और मुझे 1 लाख सैलरी मिल गई थी। और इसी बीच वो भी मुझे गिफ्ट देती रहती थी, कभी वॉचेज़ होती थी, कभी फूल होते थे और कभी एंटीक्स होती थी। मैं लेना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी वो मेरे हाथ में थमा देती थी और उसके बाद उसने मुझे कहा कि मैं और भी डिशेज़ ट्राई कर सकता हूँ। खैर इसी के बाद एक दिन मेरी मुलाकात एल्डर तोंग से हो जाती है और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा था तो वो तो हैरान ही रह जाते हैं। मैं भी उन्हें समझाता हूँ कि मैं ऑर्फन हूँ, मेरे बाप आप नहीं हैं। मुझे मेरी ग्रैंड माँ ने उठाया था। तो तोंग इतने हैरान थे कि वो फिर एक फ़ोटो मंगवाते हैं जो कि किसी 4-5 साल बच्चे की फ़ोटो थी। जैसे मैंने उस फ़ोटो को देखा था तो हैरान रह जाता हूँ क्योंकि उस फ़ोटो वाला लड़का मैं ही था। मेरी ग्रैंड मदर ने एक एल्बम बनाई थी ताकि मैं बड़ा हूँ तो खुद को याद रख सकूँ कि मैं बचपन में कैसा दिखता था। तो ओल्ड तोंग ये देखते ही डिसबिलीफ में चले जाते हैं और कहते हैं ये मेरा ग्रैंडसन है। वो बताते हैं कि मुझे ह्यूमन ट्रैफिकर्स ने अबडक्ट कर लिया था। अब उन्हें ऐसा लगने लग जाता है कि मैं उन्हीं का ही पोता हूँ। मैं भी उन्हें अपने बचपन की फ़ोटो दिखाता हूँ। तो ओल्ड तोंग अब और बात नहीं करते और ये कहते हैं कि मुझे अपना पैटर्निटी टेस्ट करवाना होगा। मैं हाँ कह देता हूँ क्योंकि मैं भी जानना चाहता था कि मेरे पेरेंट्स अभी ज़िंदा या मर गए। वो मेरा बाल निकालते हैं, किसी बंदे को देते हैं ताकि पैटर्निटी टेस्ट करवा दिया जाए। जैसे मेरा पैटर्निटी टेस्ट होता है तो उन लोगों को पता चल जाता है कि मैं तोंग फैमिली से बिलोंग करता हूँ और उनके तो हाथ से खून ही नीचे गिर जाता है। उनके पास ही एक लड़की खड़ी थी जो जल्दी से आकर मुझे हग करती है और कहती है ब्रदर। शिया जिचुआन भी ये सब कुछ देख रही थी, उसका तो चेहरा पेल पड़ जाता है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये तो एक बारबेक्यू सेलर था ना, तो तोंग फैमिली का यंगेस्ट सन कैसे हो सकता है? जब उससे पूछा जाता कि अब तुम क्या कहना चाहोगे, तो तभी उसके हाथ में मौजूद गिलास नीचे गिर जाता है। मेरी और फिर लियो की शादी के दिन रख दिया गया था और शादी के दिन ही शिया ने मुझे किडनैप करवा लिया और जब मेरी आंखों से पट्टी हटाती है तो ये कहती है कि लियो मेरी आइडेंटिटी के बारे में पहले ही जानती थी।
वो तो बस इस तोंग फैमिली का फ़ायदा उठाना चाहती थी, मेरा फ़ायदा उठाना चाहती थी। उसे मेरे से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ़ मेरे पैसों से प्यार है। अगर ऐसा ना होता तो वो उस दिन तुम्हें बैंक्वेट में क्यों लेकर जाती? मैं फिर ज़ोर से हँसता हूँ और कहता हूँ, क्या मेरे आइडेंटिटी का यूज़ करके उसे फ़ायदा होगा? अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही। जब तुम मेरी जीएफ थी, उस वक़्त भी मैंने तुम्हें सपोर्ट करने की कोशिश की थी। हमारे बीच यही बातें चल रही थी कि तभी लियो पुलिस को लेकर आ जाती है। शिया अपनी फैमिली को बचाना चाहती थी और उसे लगा कि तोंग फैमिली में शादी करके ही वो अपनी फैमिली को बचा पाएगी, और इसके लिए उसने मुझे किडनैप कर लिया था, और जो कि एक क्राइम था। और ऊपर से उसे मेरा जवाब भी मिल गया था कि मैं लियो के साथ ही शादी करूंगा, तो वो तो जैसे अंदर से टूट गई हो। उस वक्त उसके चेहरे के ऊपर आंसू थे। उसे अब पता चल गया था कि उसने क्या खोया, और फिर पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। वो वहां से जाते हुए बार बार मुझसे सॉरी कहती रहती है। अब उसे पता चल गया था कि उसने एक ब्रिलियंट स्टार को खो दिया। हम दोनों यूथ में शाइन कर सकते थे। लियो रू फिर जल्दी से मेरे पास आती है, मेरी रोब्स को अनटाई करती है और मेरे फेस को टच करते हुए कहती है, यिंग चैन, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था। ये तो तुमने जो कहा था ना कि तुम्हारी ग्रैंडफादर मर गई, उसके बाद तुम जानना चाहते थे कि तुम किसके बेटे हो, तो मैंने भी अपना माइंड बना लिया तुम्हारी फैमिली को ढूंढने के लिए। और उस दिन जब हम तोंग फैमिली की बैंक्वेट पर गए थे, तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की ताकि तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवा सकूं। ये मैंने खुद के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए किया था। मैं भी फिर उसे टाइटली हग करता हूँ और उसे किस करता हूँ, और उसे कहता हूँ कि हाँ, ये मैं भी जानता हूँ। अगर तुमने अमीर फैमिली में शादी करना होती तो तुम शिया जी से शादी कर लेते, वो तो अमीर फैमिली से बिलोंग करता था ना। मैं शिया के बारे में भी जानता था कि शिया न्यान का दिल कैसा है। वो किसी ऐसे बंदे से मिलती जो मेरी तरह उसका ख्याल ना रखता, तो इससे उसे मेरी अहमियत का पता चल जाना था। वो उसके बाद से अपनी ज़िंदगी कभी भी एंजॉय ना कर सकते। मैं अब शादी वाले दिन कस्टम सूट पहन के जाता हूँ। मेरे रिलेटिव्स भी मेरे साथ थे, सभी खुश थे। फिर मैं लियो को देखता हूँ जिसने वेडिंग ड्रेस पहना हुआ था। उसका फिगर ग्रेट था और वो मेरी तरफ प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। और उसी वक्त शिया जीन यान का वर्डिक्ट भी आ जाता है। उसे 10 साल के लिए प्रिजन में कैद किया गया था किडनैपिंग करने के लिए। उसके उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। और उसके बाद से मैं अपनी ज़िंदगी जिया और वो अपनी ज़िंदगी जी।